हेलो स्टूडेंट्स। तो कल हमने यूनिट वेक्टर तक कर लिया था कि यूनिट वेक्टर क्या होता है। हमने स्केलर और वेक्टर का डिफरेंस किया था। उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ वेक्टर में नेगेटिव वेक्टर, इक्वल वेक्टर एंड यूनिट वेक्टर, हमने 3 वेक्टर्स किए थे। ठीक है, उसके बाद हमारे 3 बचते हैं। उसके बाद हमारा को इनिशियल वेक्टर्स। बच्चे को का मतलब ही क्या होता है? कॉमन। इनिशियल मतलब स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब ऐसे वेक्टर्स जिनका स्टार्टिंग पॉइंट आपके पास क्या होगा? सेम होगा, कॉमन होगा। कॉमन का मतलब सेम होगा, उसे हम क्या बोलते हैं? को इनिशियल वेक्टर्स बोलते हैं। ठीक है, 2 और मोर वेक्टर्स हैविंग सेम इनिशियल पॉइंट्स दैट आर नोन एज द को इनिशियल वेक्टर्स। नाम से ही हमारे पास क्लियर है। को का मतलब होता है कॉमन, कॉमन मतलब सेम, इनिशियल मतलब स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब जो वेक्टर्स एक ही पॉइंट से स्टार्ट होते हैं उन्हें हम क्या बोलेंगे? वो को इनिशियल वेक्टर्स हैं। जैसे इन्होंने यहाँ पे डायग्राम में बताया ना, ये देखो ए वेक्टर भी ओ पॉइंट से स्टार्ट है, बी वेक्टर भी, सी डी ई, पांचों के पांचों वेक्टर सिर्फ आपके पास ओ पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं। इसका मतलब ये पांचों वेक्टर्स आपके पास क्या है? को इनिशियल वेक्टर्स हैं। ठीक है, ये हमारी नेक्स्ट टाइप थी। उसके बाद है कोलिनियर वेक्टर्स। बच्चे फिर सेम ही आपके पास को का मतलब क्या हो गया? कॉमन। लीनियर मतलब जब हम बोलते हैं ना कोई भी चीज पैरेलल या एंटी पैरेलल होती है उसे हम लीनियर बोलते हैं। मतलब ऐसे वेक्टर्स जिनके आपके पास मैग्नीट्यूड की डिपेंडेंस नहीं है, वो आपके पास क्या हो सकते हैं? मैग्नीट्यूड आपके पास सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है, लेकिन वो होंगे आपके पास क्या? लीनियर मतलब पैरेलल, वो आपके पास पैरेलल वेक्टर्स ही होंगे, उन्हें हम बोलते हैं कोलिनियर वेक्टर्स। मतलब ऐसे वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है, बट दे शुड बी इन द सेम डायरेक्शन। डायरेक्शन उनकी क्या होगी? सेम होगी, मतलब एक दूसरे के क्या होंगे? पैरेलल होंगे। उन्हें हम क्या बोलते हैं? कोलिनियर वेक्टर्स बोलते हैं। जैसे यहाँ पर उन्होंने दिखाया हुआ है ना, ये क्यू वेक्टर है, ये पी वेक्टर है। मैंने कल भी बताया था, जो आपके पास ये लाइन की जो डिस्टेंस होता है ना, जो लेंथ होती है, वो हमारे पास मैग्नीट्यूड के बारे में बताती है। अब देखो इसकी लेंथ आपके पास ज़्यादा है, इसकी लेंथ कम है। इसका मतलब क्या है कि क्यू वेक्टर और पी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो डिफरेंट है, लेकिन है दोनों क्या? सेम डायरेक्शन में। उन्हें हम क्या बोलते हैं? वो आपके पास क्या हो गए? पैरेलल डायरेक्शन में है ना, सेम डायरेक्शन में। मैग्नीट्यूड चाहे उनका सेम हो या डिफरेंट हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस वो पैरेलल डायरेक्शन में होने चाहिए। उन वेक्टर्स को हम क्या बोलते हैं? कोलिनियर वेक्टर्स बोलते हैं। ठीक है, ये हमारा 5वां टाइप था। लास्ट टाइप है आपके पास जीरो वेक्टर और नल वेक्टर। नल का मतलब ही क्या होता है? जीरो, मतलब ऐसा वेक्टर जिसका कोई मैग्नीट्यूड नहीं है, क्योंकि जो जीरो है उसका कोई मैग्नीट्यूड नहीं, जीरो का मतलब तो जीरो ही है ना, उसका कोई मैग्नीट्यूड नहीं है, बट उसकी कुछ ना कुछ डायरेक्शन होगी। आर्बिट्ररी डायरेक्शन मतलब एनी डायरेक्शन, उसकी कुछ ना कुछ डायरेक्शन होगी। उस वेक्टर को हम क्या बोलते हैं? जीरो वेक्टर या नल वेक्टर। तो जीरो के ऊपर हम क्या डाल देंगे? ये एरो डाल देंगे, तो इससे हमारे पास किस रिप्रेजेंट हो जाएगा? ये जीरो वेक्टर रिप्रेजेंट हो जाएगा। इसे ही नल वेक्टर बोलते हैं, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड तो है ही जीरो, क्योंकि ये खुद ही एक जीरो का मतलब है क्या? मैग्नीट्यूड है नहीं उसका, लेकिन इसकी कुछ ना कुछ आपके पास क्या होगी? डायरेक्शन होगी। तो उसे हम क्या बोलते हैं? जीरो वेक्टर और नल वेक्टर। नेक्स्ट देखिए बच्चे, अब ये तो जीरो वेक्टर हो गया। जीरो वेक्टर की एग्जांपल क्या हो जाएगी? अगर हम दो वेक्टर्स को ऐड कर रहे हैं लेकिन वो अपोजिट डायरेक्शन में है, तो अपोजिट डायरेक्शन की वजह से दूसरे वेक्टर के आगे क्या आ जाएगा? नेगेटिव आ जाएगा, तभी वो सेम डायरेक्शन में जाएंगे ना। तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, पी माइनस पी आपके पास क्या आ जाएगा? जीरो। दोनों वेक्टर थे तो जीरो वेक्टर आ जाएगा। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है कि ऐसे नल वेक्टर होता है। अगर हम नल वेक्टर को किसी भी वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तब भी हमारे पास जीरो ही आएगा, क्योंकि जीरो को किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करो आना जीरो ही है, लेकिन उसके ऊपर क्या होगा? आपके पास वेक्टर होगा। ठीक है, ये तो हमारा जनरल हो गया टाइप्स ऑफ वेक्टर और वेक्टर क्या होता है। इसके बाद बच्चे नेक्स्ट देखिए हमारे पास एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। अगर हम किसी वेक्टर को ऐड या सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं? ठीक है, कल मैंने आपको ये बताया था कि जो स्केलर वेक्टर होते हैं, जो स्केलर क्वांटिटीज होती हैं, उन्हें हम डायरेक्टली ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो लॉ ऑफ अलजेब्रा जो होता है आपके पास उसे फॉलो करती हैं। लेकिन जो वेक्टर्स होते हैं वो नहीं फॉलो करते, इसलिए हम उन्हें डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते। इसमें ऐड क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि यहाँ पर डायरेक्शन भी होती है, हमें डायरेक्शन को भी देखना होता है कि वो सेम डायरेक्शन में है या ऑपोजिट डायरेक्शन में है। अगर तो वो सेम डायरेक्शन में है, बच्चे जो ये इन्होंने बनाई हुई ना डायग्राम, ये गलत बनाया है। ठीक है, डायरेक्शन इस तरफ आनी थी इसकी। अगर वो सेम डायरेक्शन में है तो हम उन्हें डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं, लेकिन अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में है तो पहले हमें सेम डायरेक्शन में करना होगा, तभी हम ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज हम ऐड नहीं कर सकते। उसकी वजह से आपके पास क्या आ जाता है? नेगेटिव भी आ जाता है। जैसे मान लीजिए ये आपके पास दो वेक्टर्स है, ये अपोजिट डायरेक्शन में थे, पी वेक्टर है, क्यू वेक्टर है। हमने इन दोनों को, जैसे उन्होंने बोला कि ऐड करना है, लेकिन ये अपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है, तो अपोजिट डायरेक्शन की वजह से आपके पास क्या हो जाएगा कि
ये जो क्यू वेक्टर है, जब हम इसे दूसरी डायरेक्शन में करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। एक वो नेगेटिव पहले लेके चल रहे हैं तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ गया, पी प्लस क्यू। बेसिकली सिर्फ हम ये देखना चाहते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन में कि हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे करनी है। जब भी आपके पास दो वेक्टर्स हैं तो आपने पहले ये देखना है कि दोनों वेक्टर्स की डायरेक्शन सेम है या डिफरेंट है। अगर सेम है तो हम डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं, अगर डिफरेंट है तो पहले डायरेक्शन को सेम करना होगा फिर हम ऐड कर सकते हैं। सेम आपके पास सब्ट्रैक्शन के लिए भी यही रूल एप्लीकेबल होता है। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट देखिए हमारे पास ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स। बच्चे आपके पास लॉ ऑफ वेक्टर्स जो आपके पास सिलेबस में है वो है ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम। पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर्स आपके सिलेबस में नहीं है। हमने ये पहले दो लॉज करने हैं, जिनमें से जो ये ट्रायंगल लॉ है दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आपको 5 मार्क्स में आता है एग्जाम में, ट्रायंगल लॉ। और पैरेललोग्राम लॉ ये भी इंपॉर्टेंट है, बट ये आपके पास जो ये वाला है ये थ्योरेटिकल कम आता है, इसका प्रैक्टिकल भी है। ठीक है, इसका प्रैक्टिकल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहले हम देखते हैं ट्रायंगल लॉ होता है क्या। बच्चे ट्राइंगल, ट्राइंगल वर्ड से हमें ये पता चल रहा है कि यहाँ पे हम किसकी बात करेंगे, ट्राइंगल की बात करेंगे, ट्राइंगल की बात करनी है। ठीक है, तो मैंने देखो ट्राइंगल लॉ में क्या उन्होंने बताया कि ट्राइंगल लॉ के अकॉर्डिंग क्या है कि आपके पास जो दो वेक्टर्स होंगे वो सेम डायरेक्शन में होंगे और जो इनका रिजल्टेंट होगा, जो आपके पास थर्ड साइड बचेगी वो आपके पास हमेशा क्या होगी, अपोजिट डायरेक्शन में होगी। ये ट्राइंगल लॉ है। जैसे ये देखिए यहाँ पे एक पी वेक्टर है, क्यू वेक्टर है। पी वेक्टर भी इस तरफ जा रहा है, क्यू वेक्टर भी इस तरफ जा रहा है। बच्चों जो ये एरो है वो डायरेक्शन के बारे में बताती है। अगर आपने एरो नहीं बनाई तो आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि ये सब कुछ वेक्टर्स जो है वो एरो पे ही डिपेंड करता है, हम किस साइड को एरो लगा रहे हैं, राइट की तरफ है, लेफ्ट की तरफ है, तो उससे उनकी डायरेक्शन का पता चलता है। अगर हम एरो ही नहीं लगाएंगे तो हम डायरेक्शन के बारे में ही नहीं बता रहे तो वो वेक्टर ही नहीं होगा। ठीक है, तो एरो लगाना कंपल्सरी है। अब देखो ट्रायंगल लॉ के अकॉर्डिंग क्या था कि जो दो वेक्टर्स हैं वो सेम डायरेक्शन में होंगे और जो तीसरा वेक्टर है वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा। वही उन्होंने यहाँ पे बनाया है। जैसे ये देखिए पी वेक्टर है वो भी इस डायरेक्शन में जा रहा है, क्यू वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं ना, लाइन में है, ये आगे जा रहा है ये भी आगे जा रहा है। लेकिन जो ये वाला आपके पास साइड है ये सिर्फ अपोजिट है, वो इस तरफ जा रही है। इसे हम क्या बोलते हैं, रिजल्टेंट। जो ये पी है और क्यू है जो थर्ड साइड होती है उसे हम रिजल्टेंट बोलते हैं। रिजल्टेंट का मतलब होता है रिजल्ट। जैसे हम बोलते हैं ना कि हमारे, जैसे मान लो कि आपके पूरे फर्स्ट सेमेस्टर के हमने टोटल जो निकालते हैं रिजल्ट कैसे निकालते हैं, सभी जो आपके पास सब्जेक्ट होते हैं उनके मार्क्स को ऐड करते हैं ना, वैसे रिजल्टेंट का मतलब क्या है, जितनी भी साइड्स होंगी उन सभी को ऐड करके जो आपके पास आएगा वो रिजल्टेंट होगा। तो इसका मतलब रिजल्टेंट वेक्टर किसके इक्वल हो जाएगा, पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर। तो अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, व्हेन टू वेक्टर्स आर इन द सेम डायरेक्शन देन द थर्ड वेक्टर शुड बी इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। जब दो वेक्टर्स आपके पास सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो जो थर्ड वेक्टर होगा, जो उनका रिजल्टेंट होगा, वो हमेशा क्या होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। देखो जैसे पी इस तरफ जा रहा था, क्यू भी इस तरफ जा रहा था, आर भी अगर इस तरफ एरो होती तब हम बोलते वो तीनों सेम डायरेक्शन में है, लेकिन आर की एरो इस तरफ नहीं है, उस तरफ है, इस साइड है ना आपके पास। इसका मतलब इन दोनों के क्या है, ऑपोजिट है। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, ये आपके पास ट्रायंगल लॉ प्रूव होगा। ट्रायंगल लॉ के अकॉर्डिंग क्या था, दो वेक्टर्स आपके पास सेम डायरेक्शन में होने चाहिए और जो तीसरा वेक्टर है वो आपके पास ऑपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए। ठीक है बच्चे, ये 5 नंबर में आएगा। तो 5 नंबर में आपने कैसे लिखना है, फर्स्ट में आपने 2 नंबर की डेफिनेशन है, जैसे ये दी हुई ना, आप सेम ऐसे भी लिख सकते हो, जनरली जो मैंने बोला है वो भी लिख सकते हो। जैसे टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इन द सेम ऑर्डर। सेम ऑर्डर का मतलब क्या, सेम डायरेक्शन है, एंड द रिजल्टेंट इज रिप्रेजेंटेड कंप्लीटली बाय द थर्ड साइड इन द ऑपोजिट ऑर्डर। ये ऑपोजिट ऑर्डर में रिजल्टेंट है। ठीक है, ये आपने इसकी डेफिनेशन लिखनी है 2 नंबर में। 1 नंबर की आपने ये ड्रॉ करनी है और 2 नंबर का ये रिलेशन लिखना है, आर इज इक्वल टू पी प्लस क्यू, बस ये करना है। ये नीचे वाला करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जितना बताया उतना करना है। ये 5 मार्क्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पिछली बार भी एग्जाम में ये वाला आया था। ठीक है बच्चे, तो ये आपका फर्स्ट लॉ था ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब हमारा सेकंड देखो, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस या पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स भी बोल सकते हैं। बच्चे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स आपने सिर्फ जनरली समझना है। पैरेललोग्राम आपने जैसे किया हुआ मैथ्स में हम करते हैं ना, ट्रेपेजियम, पैरेललोग्राम और ट्रायंगल और रोम्बस, ऐसे आपने सारी ज्योमेट्री में किए हुए हैं। ये शेप्स क्या होती हैं, पैरेललोग्राम का मतलब बच्चे 4 साइड्स होते हैं जिसमें 2 साइड्स पैरेलल होती हैं और दूसरी 2 साइड्स आपके पास पैरेलल होती हैं। ठीक है,
आपकी बुक में इसकी डायग्राम दी हुई है। तो बच्चों इसमें आपके पास क्या होता है, दो ट्रायंगल्स बनती हैं, एक आपके पास नीचे ट्रायंगल बनती है, एक ऊपर ट्रायंगल बनती है। मतलब पैरेललोग्राम में बेसिकली आपके पास दो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स होते हैं, जिसमें एक में भी आपके पास दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में होगा, रिजल्टेंट ऑपोजिट में होगा, दूसरे में भी दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में होगा, रिजल्टेंट आपके पास क्या होगा, ऑपोजिट में होगा। उसे हम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस बोलते हैं या पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स बोलते हैं। आपको ये वाला सिर्फ जनरली समझना है कि हाँ कि इसमें दो ट्रायंगल की बात हो रही है और ये सारा काम हो रहा है, बस और नहीं करना। सिर्फ आपने करना क्या है, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स ये अच्छे से करना है बच्चे, 5 नंबर में ये पेपर में आएगा ही आएगा। जितना बताया, जैसे बताया आपने वैसे ही करना है। अगर कोई डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं। और बच्चे जो इसमें आपके पास हमने अभी तक जितना भी किया है यहाँ तक, स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज का डिफरेंस जो ये था, ये 3 नंबर में इंपॉर्टेंट था। टाइप्स ऑफ वेक्टर्स आपके इंपॉर्टेंट है, लेकिन बेसिकली उसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके पास क्या है, यूनिट वेक्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको पता होना चाहिए आई कैप, जे कैप, के कैप आपके पास क्या है। जैसे आई कैप इज द यूनिट वेक्टर along x एक्सिस, जे कैप इज द यूनिट वेक्टर along y एक्सिस, के कैप इज द यूनिट वेक्टर along z एक्सिस। तो ये आपको पता होना चाहिए बच्चे। अगर हम यहाँ से देखें ना कि हमने वेक्टर को कैसे लिखना है, तो ये वेक्टर है, आगे जाके हमारे न्यूमेरिकल्स में यूज होगा कि वेक्टर को ऐसे लिखना है, उसके बाद हम उसे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ये न्यूमेरिकल्स में यूज होगा यूनिट वेक्टर वाला पार्ट। तो अगर हम यहाँ से देखें तो पी वेक्टर किसके इक्वल होगा, इसे इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो मतलब हमने जब भी वेक्टर को लिखना है वो कैसे लिखा जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इनटू यूनिट वेक्टर, मैग्नीट्यूड वेक्टर का इनटू उसका क्या, यूनिट वेक्टर आपके पास। तो पी वेक्टर किसके इक्वल हो गया, पी इंटू पी कैप। आपने ऐसे लिखना है। तो इसका मतलब कि अगर कल को हमने 2 डायमेंशन में ये वाला वेक्टर को लिखना हो तो 2 डायमेंशन में वेक्टर क्या आएगा, एक्स के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा, आई कैप, प्लस वाई के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा, जे कैप। क्योंकि हमने जब भी वेक्टर लिखना है तो हमने मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर करना है। तो एक्स के लॉन्ग मैग्नीट्यूड कितना है, एक्स ही है, उसका यूनिट वेक्टर कितना, आई कैप। वाई के लॉन्ग मैग्नीट्यूड कितना है, वाई है, उसका यूनिट कैप कितना, जे कैप। ऐसे अगर 3 डायमेंशन में लिखना होगा, z है, z का मैग्नीट्यूड कितना है, z ही है, उसका यूनिट कैप क्या है, k कैप, यूनिट वेक्टर जो है वो k कैप है। तो ऐसे x i कैप हो जाएगा प्लस y j कैप हो जाएगा प्लस z k कैप हो जाएगा इज इक्वल टू a वेक्टर। कोई भी a वेक्टर को अगर हमने 3 डायमेंशन में लिखना है तो वो ऐसे लिखा जाएगा। मतलब क्या है, जब भी हमने वेक्टर को लिखना है वो किसके इक्वल होता है, मैग्नीट्यूड इनटू उसका यूनिट वेक्टर। तो ये चीज़ आपने याद रखनी जो हमने न्यूमेरिकल्स में मोस्ट इंपॉर्टेंटली यूज़ करना है। मैंने आपको पहले भी बताया था इसके न्यूमेरिकल्स आपके पास 5-5 नंबर के आते हैं। एक तो आता ही आता, कई बार 2 भी आ जाते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट के। अभी बच्चे हमने सिर्फ जनरल ये कंप्लीट किया है इस यूनिट में कि जनरल है क्या, वेक्टर्स को कैसे ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। लॉ ऑफ वेक्टर्स में हमने 2 लॉज कर लिए, ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ। तो अभी तक हमने सिर्फ इतना किया। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, वो हमने करना है। और वो जो है ना वो आगे आपके पास न्यूमेरिकल्स में यूज होगा। इसके साथ हमारा ये फर्स्ट पार्ट अभी कंप्लीट हुआ इस यूनिट का। अब हम सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे जहाँ पे डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट और उसके न्यूमेरिकल्स आएंगे। ठीक है बच्चे, यहाँ तक अगर कोई भी डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।